हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु टॉक्स। सो आज हम लोग एक इंटरव्यू सेशन लेने वाले हैं रवि संकलेचा, जिसने 96.8% लाए हैं बोर्ड एग्जाम में, विच इटसेल्फ इज अ ग्रेट माइलस्टोन। तो आज इंटरव्यू में हम जानेंगे कि क्या लाइफ थी रवि संकलेचा की, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सोशल लाइफ था, और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाय रवि, first of all I want to congratulate for such a great marks you scored. Thank you. And आज जो हम गुरु टॉक्स में हैं तो कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस यू हैड, द स्ट्रैटेजी यू फॉलोड, एंड हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि यार व्हाट स्ट्रैटेजी यू फॉलोड टू गेट सच अ ग्रेट मार्क्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है जो बहुत ही कॉमन है कि यार कैसा फील हो रहा है कि यार इतने अच्छे मार्क्स आए। सर, ये जो फीलिंग है ना, ये एक तरह की अनएक्सप्रेस फीलिंग है। यू कांट एक्सप्रेस सच फीलिंग इन वर्ड्स, एंड इट फील्स वेरी प्राउड व्हेन यू गेट सच अ बेंचमार्क रिजल्ट इन योर लाइफ। एंड बहुत प्राउड हो रहा है कि दूसरों को मेरे कारण प्राउड हो रहा है, लाइक माई टीचर्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स who felt very confident in me, who kept motivating me to achieve such a great result. Okay, thanks. Even we feel really proud to be a student of Chopra Academy and so scoring such a great marks. रवि, मैंने हमेशा एक ऑब्जर्व किया हुआ है कि ये पूरे 12 मंथ की जो जर्नी थी तुम्हारी, तो उसमें से हमेशा तुम एक डेडिकेटेड थे। मतलब चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो, ट्यूशन के एग्जाम्स हो, चाहे तुम्हारा रिवीजन हो, यू वर ऑलवेज देयर। बट वो क्या था, वो क्या ड्राइविंग फोर्स था जो तुम्हें हमेशा खींचता था कि नहीं मुझे करना है? हर एक की लाइफ में एक पॉइंट आता है सर, कि लाइक मेरी भी लाइफ में एक पॉइंट आया था कि जहाँ ऐसा हुआ था कि 12th की एग्ज़ाम थी और फर्स्ट टर्म एग्जाम्स थी, और वहाँ आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई नेम टू बी देयर ऑन बोर्ड। और क्या पता मेहनत कम होने के कारण या कोई कारण मेरा नाम बोर्ड पे नहीं था, तो वहाँ मुझे काफ़ी फील हो रहा है, कैसा लगा लाइक आई हैव कैपेबिलिटीज टू गेट माई नेम ओवर देयर। तो वो एक गोल सेट हो गया मेरे को, बस अब इतना मेहनत करना है कि भाई अपने रिजल्ट से अपना नाम बोर्ड पे होना चाहिए, और दैट टू इन 1920 उद्गम स्कूल कॉमर्स रिजल्ट। तो फिर ओवरऑल मेहनत उसी हिसाब से रहा। और बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करते वक्त कई ऑफ ट्रैक चीज़ें आती, कई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो हाउ आई यूज टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस की सिर्फ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं नॉर्मली होते, तो आई यूज टू इग्नोर दोज फ़ोन कॉल्स, आई यूज टू इग्नोर माई फोन। और कई बार ऐसा रिविजन्स भी करता था, कई बार डी कॉन्फिडेंट फील होता था, तो आई यूज टू लाइक क्लोज माई आइज, मेमोराइज सम क्वेश्चन, सम आंसर, मेमोरी टेक्निक्स का फास्ट रैपिड रिविजन कर लेता था। और एक मेन था कि इन क्लास ओनली आई यूज टू गेट माई ओवरऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कभी भी क्लास में ही मैं रखता था कि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्लास में ही मैं सर को फ्रैंकली जो सिली डाउट हो, सिली डाउट, इम्पॉर्टेंट तो इम्पॉर्टेंट क्लियर कर रहा था, कवर कर रहा था। तो मैंने रवि सुना है कि जो टॉपर्स की लाइफ होती है ना यार, बहुत बोरिंग होती है, बहुत स्टूडियस होते हैं, पूरे टाइम पढ़ाई करना और कुछ नहीं करना, मतलब ना फ्रेंड्स को मिलना, ना मूवी देखना, ना घूमने जाना, एकदम बोरिंग, 24 घंटे पढ़ाई करो। क्या ऐसी लाइफ थी तुम्हारी भी? No, sir, this is not at all true, because whosoever knows me, they know that my friend circle was very happy. We used to go on movies, we used to go for parties, we used to celebrate birthday parties and number of things throughout the year. But what I used to do is like compensate my time. If I'm going to waste my time, not exactly waste, if I'm going for a party, then I need to compromise with my sleep schedule for that day, because I have 24 hours. I need to manage that my studies also, I want to enjoy that party also, or that outing also. So I used to compromise on the other thing, that is sleep. So I used to cover my portion for that day, and then I used to go for the party. Like वहाँ जाके फिर you must enjoy that moment. You must be mind free of like कोई pressure नहीं आपके ऊपर पढ़ाई का कुछ नहीं। So Ravi, my next question is कि
मतलब एक टाइम टेबल जैसा होता है कि मतलब काफ़ी टॉपर से मैंने पूछा हुआ है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक कन्वेंशनल मेथड होता है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल को फॉलो करो तो अपने आप अपना सारा काम हो जाता है। तो क्या रवि तुम्हारा भी यही शेड्यूल था, यही स्ट्रैटेजी थी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दूँ, ये हिसाब से काम कर लूँ और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा? To be frank enough, I didn't follow any particular sort of timetable कि भाई strict timetable, कोई timetable नहीं था to be honest. It was all like कि जो schools में, जो tuition में बोला है, क्या जो भी like suppose tuition में बोल दिया कि भाई ये homework इस डेट तक submit करना, that was my timetable. भाई वो goal achieve कर, वो चीज़ complete करनी. So उस चीज़ को अब रोज follow करता गया मैं, उस चीज़ के साथ साथ रहा, तो एक तरह से ऑटोमेटिक नेचुरल टाइम टेबल मिल गया. एंड थैंक्स टू चोपड़ा एकेडमी दैट माय क्लॉक वर्क वाज नेचुरली डिसाइडेड बाय दैट. लाइक टेस्ट सीरीज हो गया, कोई रिविजन्स हो गया, कोई नोट सबमिट करना है, तो वो कंप्लीट करने में अपनी रेगुलर पढ़ाई हो जाती है. आई न्यू कि तेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग कोर सब्जेक्ट्स है वो तुम्हारी थियोरी है. इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी हमेशा था कि अच्छे स्कोर तुम करते थे, बट स्टिल यू जॉइन क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स बीएसटी जो काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. तो वो क्या वैल्यू एडेड सर्विस आपको एक कोचिंग क्लासेस मिलता है जो आपको हेल्प करा और आपने ये क्लासेस ज्वाइन किया? सो आई हैव 2 to 3 reasons that why one must join coaching institutes for theory subjects or especially. Even though theory subjects का जो कोर्स जो टोटली डिज़ाइन किया गया है सीबीएसई के द्वारा, दैट इज टोटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप घर पे भी पढ़ सकते हो, नो डाउट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज लाइक योर डिसिप्लिन. इट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बिकॉज इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स you have a sort of timetable already set by them, though their revisions, their test series. Like whenever we used to go to our class, sir used to first make us revise the entire previous lecture, and then we used to start with the new one. Okay, and then always you remain consistent in your academic learning. That is the best part of coaching institutes there. And the second thing which made me very interesting to learn all these new academic subjects was memory techniques and flowcharts, which were given to me by Chopra Academy. I used to rely on those memory techniques, on those flowcharts, because they were a sort of shortcut to your learning. Because that, just an example, that one word to a 2-page answer, you get all your points revised. So that was the best part of joining any academic institute. And the third thing for joining these institutes is there you get exchange of ideas, exchange of values, exchange of thought process. जैसे sir himself is a chartered accountant and he is being very familiar with corporate world, and our entire business study is totally course is designed with in relevance to corporate world. So sir used to explain us with some real life experience which he had himself experienced. That made our learning more interesting and easy. So that is the best part of joining institutes. रवि, एक सवाल था कि एग्जामिनेशन में स्पेशली अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ में, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, स्पेशली केस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स में भी जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पेपर बहुत लेंदी बन जाता है एंड उसकी वजह से बच्चों के कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं. तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी आपने? एक्चुअली क्या 3 घंटे का पेपर होता है, वो राइटिंग टाइम, और 15 minutes वी गेट आवर reading time before we can start our paper. So what I used to manage my 15 minutes in a way, like especially in accounts and business studies, I used to first focus on those questions which are lengthy enough to solve or to read. Like in business studies we have case studies. Some of the case studies are very lengthy. So I used to make sure that I go through those case studies, and I don't used to read the entire question paper in one go. क्योंकि मैं read करूँगा तो मुझे कुछ याद रहना नहीं और थोड़ा demoralize हो जाऊँगा अगर एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे at that time स्ट्राइक नहीं हुए तो. सो मैं कोई भी जो 2 बड़े 6 मार्कर हो गए या एंड के जो क्वेश्चंस होते थे उन पे ज़्यादा फोकस रखता था, उनको फटाफट पढ़ लेता था, उनके आंसर कैसे प्रेजेंट करने मुझे, क्या उसके आंसर के मेन पॉइंट्स वो सारे रिकलेक्ट कर लेता था. तो उससे क्या एक कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को कि चलो भाई पहला आंसर मुझे आ गया या स्टार्टिंग इनिशियल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे मैं कर पाऊँगा. और तब यू डोंट पैनिक, आपको ऐसा नहीं था कि आगे कैसे होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिक पेपर पूरा जाएगा. एंड एट द टाइम आई ऑल्सो यूज्ड टू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन कैसा रखना.
15 मिनट्स में, क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन दोगे पेपर चेकर को आपके प्रेजेंटेशन से पहले इनिशियल आंसर्स में, तो बहुत इजी स्मूथ चेकिंग रहेगा आपका। और उसके बाद एक मेन था कि द मेन रीज़न वाई बहुत इजी पड़ा मुझे 3 आवर्स मैनेज करना वॉज प्रायर टू अवर एग्जामिनेशन और बोर्ड मैंने काफ़ी सैम्पल पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सॉल्व किए थे, तो उससे क्या फेमिलियरिटी पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, मतलब कैसे टाइप के आ सकते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। रवि, यू स्कोर्ड 99 मार्क्स इन अकाउंट्स। यार बहुत बड़ी बात है 99 लाना यार, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कुछ भी गलती नहीं, कैसे किया यार 99 मार्क्स? सर स्पेशली इन अकाउंट्स ऐसा था कि जो एक बहुत गोल्डन रूल है अकाउंट्स या मैथ्स का, इट इज़ लाइक रेगुलर प्रैक्टिस था। तो रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर जो गलती की है उसका वापस रिविजन करना, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज देना रेगुलर, और हो सके इतना एक्सटेंसिव मटेरियल सॉल्व करना। लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ माई अकाउंट्स प्रिपरेशन वॉज कि एग्जाम से पहले मैंने कम से कम 10 से 12 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए थे जो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से बनते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एक फेमिलियरिटी आ जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का वो पूछ सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू प्ले इन एग्जाम इज विद योर न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट। लैंग्वेज आपको बहुत ईजी रहता है वो समझने में। सो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी इन अकाउंट्स। एंड एक था अकाउंट्स में, ऑलवेज ट्राई टू मेक, डोंट फियर टू मेक इन फैक्ट एज मच एज मिस्टेक बिफोर यू मेक इन एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद मिस्टेक होना इज लाइक डू और डाई वाला केस है, और उससे पहले यू कैन मेक मिस्टेक्स एंड यू कैन लर्न। सो ऑलवेज नेवर फील लो कि भाई मिस्टेक हो रही है मेरे, कैसे अच्छी बात है अगर अभी हो रही तो आगे नहीं होगी मेरी। दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर रवि, मुझे एक मोमेंट याद आता है कि एग्जाम्स के एक दिन पहले तूने मुझे कॉल किया था एंड तू डर गया था कि सर मुझे याद होगा कि नहीं सब कुछ, सारे इतने सारा पढ़ तो लिया है सर, बीएसटी स्पेशली कि 12 चैप्टर्स पढ़ने के बाद फिर भी एक सवाल आता है कि सर याद होगा कि नहीं। इतनी प्रिपरेशंस के बाद भी एक सेल्फ बिलीव जो होता है वो खो जाता है, एंड ये काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि सब कुछ पढ़ तो लेते हैं पर एक डर हमेशा मन में रहता है कि एग्ज़ाम्स के दिन ये सब याद होगा कि नहीं। तो वो मोमेंट तेरे साथ भी हुआ था, तो उसके बाद क्या किया था तुमने? एक्चुअली ऐसा ना कि सर इसमें ये चीज़ हर स्टूडेंट के साथ मोस्टली होती है, दैट यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि भाई इतनी मेहनत की है, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा वो मेन इंपॉर्टेंट 3 घंटे में। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक, जैसे अब आपने कहा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैंने क्या किया कि फ़ोन रखा, उसके बाद कोई भी रैंडम 5 to 6 क्वेश्चन अपने खुद को मैंने पूछे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया एक तरह से कि भाई मुझे इसके आंसर आते हैं कि नहीं आते। फटाफट वो 5 to 6 क्वेश्चन पूछे, उसके जो मेन हेड पॉइंट्स है या जो मेन स्पेशली मेमोरी टेक्निक्स है वो मुझे याद है कि नहीं, चलो वो याद है। तो फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता था तो कोई भी एक आधा आंसर लेने का, फटाफट उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करके उसको लिख लेना, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि हाँ भाई चलो आता है। थैंक यू सो मच रवि फॉर बीइंग पार्ट ऑफ गुरु टॉक्स। काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज कि अकाउंट्स में जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, थियोरी को कंटिन्यूस रिवाइज करना एंड योर एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत काम आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा।